चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे आज हम आपको। क्यों करना जरूरी है? अभी हमने देश के माहौल को समझा, हमने साइमन कमीशन पढ़ा, उसकी काउंटर में हमने देखा कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और उसके साथ ही उसे काउंटर करने के लिए जिन्ना का 14 सूत्री प्रोग्राम आया। ऐसे में माहौल क्या बना है पूरे भारत भर में, उसे समझना जरूरी था। और फिर हमने किया द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसी भी तरह से बरतानिया सरकार नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मोतीलाल नेहरू के ऊपर कई तरह के दबाव थे। एक दबाव यह भी था कि अलग अलग ग्रुप्स को साथ लेकर के चलना है, चाहे फिर वो कट्टरपंथी हिंदू ग्रुप थे या कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप थे। मोतीलाल नेहरू के ऊपर दबाव था कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा समाजवादियों को, सोशलिस्टों को साथ लेकर के चलना है। ऐसे में नेहरू रिपोर्ट को पेश करने के बाद महात्मा गांधी जब पूरे देश के इस माहौल को समझते हैं तो ये तय होता है कि यदि सही सीमा के तहत अंग्रेजी सरकार ने हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानी तो फिर पूरे भारत भर में एक जन आंदोलन भी होगा और पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी जाएगी, दैट इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस सोच के आधार पर मोतीलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं को सेटिस्फाई किया। लेकिन कहानी वही, अंग्रेजी सरकार ने इसे नहीं माना और फिर हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक तरफ जहां 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी साल 1930 में आपको पूरे भारत भर के लोग कांग्रेस को छोड़ के, एक्सेप्ट द कांग्रेस, लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होते भी नजर आएंगे। जब मैं पूरे भारत भर के लोगों की बात करता हूं तो अंग्रेजों के मुताबिक वो पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले डेलीगेट्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बुला रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करने की बात है कि बुला कौन रहा है? अंग्रेज बुला रहे हैं। नाम क्या दिया जा रहा है? पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। तो जो बुला रहा है वो इसीलिए ना बुला रहा होगा कि उसके खिलाफ कुछ ना हो, और जिन्हें बुला रहा है उन्हीं को ही बुला रहा होगा जो खिलाफ कुछ बोले ना। अब अगर उसके खिलाफ कुछ ना हो और उसके खिलाफ कुछ बोला ना जाए तो सारी परेशानी तो उसी की दी हुई है और उसी से मुक्ति के रास्ते वो खुद ही दे रहा है। किस नाम पर कि मैं भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले डेलीगेट बुला रहा हूँ और उस डेलीगेशन में कांग्रेस ही नहीं है। मतलब वो कांग्रेस जो 1885 से ये दावा करती है कि हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शामिल ही नहीं है। इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए हुई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो क्या वो सफल होगी? नॉट एट ऑल, वो सफल हो ही नहीं सकती। 12 नवंबर 1930 से शुरू हुई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली 19 जनवरी 1931 तक चली, असफल रही। इस सारे एस्पेक्ट को समझते हुए आज हम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का लेक्चर रखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेक्चर से सीधा हमें एंटर करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में अगर हम एक बार एंटर हो गए तो इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय वहाँ समाप्त हो जाएगा और हम एंटर हो जाएंगे आज़ादी की ओर। और फिर वादा है आपका कि आपको आज़ादी दिला के बाहर लाएंगे। आप कहेंगे देश तो आज़ाद हो गया। प्रत्येक क्षण आज़ाद होना है हमें, उस आज़ादी में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके। जो अधिकार क्या थे? ना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शोषण किसी का करेंगे ना सहेंगे। यदि करते हैं तो इस कुंठित सोच से आज़ादी चाहिए, और यदि होने दे रहे हैं तो इस कमज़ोर मनोबल से भी आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी आपको पक्का दिला देंगे, ये हमारा संकल्प है। और यदि संकल्प है तो फिर शिवा हमारे साथ हैं, शक्ति हमारे साथ हैं, क्योंकि संकल्प यदि शिव हैं तो उस संकल्प से जन्मी वो ऊर्जा व शक्ति ही शिवा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, भारत में दांडी मार्च चल रही थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी की ओर यात्रा करते हैं अहमदाबाद हेडक्वार्टर साबरमती आश्रम से। 78 साबरमती आश्रम के मेंबर्स को साथ लेकर के
6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए, अवज्ञा करते हुए नमक बनाते हैं और पूरे भारत भर में ये कैंपेन शुरू हो जाता है। इसे आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पर जानते हैं। यही 1930 का वो साल है जिस दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश हो जाती है मई में। तो मई 1930 में आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश होती है और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में पूरी तरह से नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की जा रही मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस एलोकेट नहीं किया जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं की जाती है। इनफैक्ट साइमन कमीशन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को कंटिन्यू करने की बात करता है। साइमन कमीशन ने प्रोविंसेस में डायरकी ख़त्म करने की बात तो की, यानी कि वहाँ पर जो पहले का 1919 के एक्ट का प्रावधान चला जा रहा था कि गवर्नर प्लस काउंसलर कुछ मिनिस्ट्रीज देखेंगे और गवर्नर प्लस पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर कुछ मिनिस्ट्रीज देखेंगे, इसको ख़त्म करके गवर्नर प्लस पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर वाला कंसेप्ट तो इंड्यूस किया, लेकिन यहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दे करके सारे नए प्रोविजन को ज़ीरो कर दिया। इस तरह से दोहरे मापदंडों से भरी हुई साइमन कमीशन की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। ऐसे माहौल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में चलता रहा, जो कि लाजमी भी था। लेकिन इस दौरान यूरोप में कुछ परिवर्तन भी आएंगे, आपको वो परिवर्तन समझना बहुत ज़रूरी है। ये परिवर्तन 2 बार आएंगे, एक बार ये परिवर्तन 1929 में आ जाएगा और एक बार ये परिवर्तन 1931 में आएगा। ये दोनों ही बार ये परिवर्तन जो आएगा इसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है। पहली बार जब ये परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन ये होगा 1929 में कि जिस समय में साइमन कमीशन का गठन किया गया था नवंबर 1927 में, उस समय के सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया ने, यानी कि लॉर्ड बर्किनहेडरे, उस समय जॉन साइमन के अंदर जब साइमन कमीशन गठित किया गया था तो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी वहाँ पर। बाल्डविन उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और टॉरी गवर्नमेंट यानी कि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी। और 2 साल पहले इसे नियुक्त करने का कारण ही ये था कि उस समय की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ये लगता था कि 1929 में 2 साल के बाद जो यहाँ पर आम चुनाव होंगे उसमें हमारे हारने के आसार पूरे हैं और लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी। और यकीनन ही उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेबर गवर्नमेंट आ चुकी थी। और लेबर गवर्नमेंट के आने की वजह से यहाँ पर अब प्रधानमंत्री लेबर गवर्नमेंट के बने हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। तो 1929 में ब्रिटेन में बाल्डविन को रिप्लेस करके रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन भारत में गवर्नर जनरल कॉन्टिन्यूड है। उस समय भी गवर्नर जनरल कंजर्वेटिव्स के टाइम पर भी लॉर्ड इरविन थे और इस समय भी गवर्नर जनरल यानी कि लेबर पार्टी के समय में भी लॉर्ड इरविन ही है। तो इरविन यहाँ पर अब अपना स्टैंड चेंज करेंगे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, दैट इज़ द लेबर गवर्नमेंट। और ये लेबर गवर्नमेंट के उस समय के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। तो रैमसे मैकडोनाल्ड के ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं यहाँ पर इरविन 1929 में ये घोषणा करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि भारत में हम एक अल्टीमेट लास्ट लेवल पर जाकर के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसी चीज़ को वो वापस से दोहराएंगे जब मई में पब्लिश होगी साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसी चीज़ को वो वापस से दोहराते नजर आएंगे जुलाई 1930 में आपको कि हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि पहली बात तो मैं खुद मानता हूँ कि साइमन कमीशन रिपोर्ट बहुत सारे सब्सटेंस लैक करती है, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जो लास्ट आउटकम हमें देना है वो एक डोमिनियन स्टेटस, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है। ऐसे में यहाँ पर रैमसे मैकडोनाल्ड की इच्छा ये है कि इंडिया की पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को डिसाइड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आगे तय किए जाएं, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल फैक्शंस के अप्रोच को, उनके थॉट को, उनकी ओपिनियन को असर्टेन करने के बाद, उन सबको जानने के समझने के बाद, इसलिए उनकी ही कमांड के ऊपर भारत में गवर्नर जनरल यानी कि वाइस रॉय, वाइस रीगल लॉर्ड इरविन ये कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होल्ड की जाएगी लंदन में, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ करके अपन तय करेंगे कि आगे भारत का संवैधानिक भविष्य क्या हो। और इसी के तहत नवंबर से लेकर के, मैंने अभी आपको बताया कि 12 नवंबर को शुरू होगी 1930 में और 19 जनवरी तक चलेगी 1931 तक। तो नवंबर से जनवरी तक चलने वाली ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में ही स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में और चलेगी दिसंबर तक। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में नवंबर से दिसंबर तक, ये मंथ में डेट वाइज आपको बता दूंगा। इस तरह से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक होल्ड होती है लंदन में।
अब यहाँ पर होता क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस समय महत्वपूर्ण क्यों थी। देखिए, लंबे समय से भारतीयों की ये मांग चल रही थी। इनफैक्ट 1917-18 में ये मांग रख दी गई थी कि अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का भविष्य तय, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का फ्यूचर तय करना है भारत में, संवैधानिक भविष्य भारत का तय करना है, तो अंग्रेजी सरकार को भारतीय राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलकर के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। टेबल के उस पार आप बैठें, टेबल के इस पार हम बैठें, और फिर भारत का इस तरह का राजनीतिक इतिहास तय हो। ये लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे दे नहीं रहे थे। कारण क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का यहाँ पर सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस का मान रहे हैं और आप उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप उनके साथ इक्वलिटी की ग्राउंड पर टेबल पे बैठ करके भारत के राजनीतिक भविष्य का हल निकालने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से खुद को इंडिया का रूलर बताते हैं, खुद को इंडिया का कस्टडियन बताते हैं कि इंडिया आपके कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के ही आज़ादी, भारत के ही राजनीतिक स्टेटस, भारत के ही संवैधानिक भविष्य को लेकर के आप भारतीय पार्टियों के साथ चर्चा या विचार विमर्श करने को तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब आप एक्नॉलेज कर देंगे इंडियंस को, और फिर वो इंडियन अपने आप को ये प्रोजेक्ट करेंगे अपने लोगों के बीच में कि वो उन लोगों के नुमाइंदे हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेना एक इनडायरेक्टली पावर दे देना था भारतीय नेताओं को कि वो एक विधि सम्मत, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारतीयों के, अंग्रेज़ों से इंडिया के स्टेटस के विषय में डील करने को लेकर के। तो ये बड़ी चीज़ थी। ये मांग 1917-18 में उठा दी गई थी। इसे मानने में बहुत समय लगा और ये मांग फाइनली जाकर के मनी है 1930 के दौरान, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पहले स्तर पर यह है कि चाहे इससे वो आउटकम निकले हो या ना निकले हो, चाहे तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस विफल रही हों, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कल्पना के साथ ही, उसकी स्वीकृति के साथ ही यह उपलब्धि आपको हासिल हो गई कि एटलीस्ट अंग्रेज़ों को आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इक्वल फुटिंग के ऊपर, इक्वल ग्राउंड के ऊपर डिबेट, डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस इंडिया के भविष्य को लेकर के करना पड़ा। हाँ, उसमें चाहे उन्होंने हैंड पिक्ड लोगों को चुना, बी इट एनीथिंग, लेकिन ये किया गया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार भारतीयों के साथ इक्वल ग्राउंड पर ये विचार विमर्श हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के शामिल ना होने पर अंग्रेज़ों को ये क्लियरली पता लग गया कि हिंदू महासभा रिप्रेजेंटेड है, इंडियन लिबरल पार्टी रिप्रेजेंटेड है, B.R. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K.T. पॉल क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संपूर्ण सिंह सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेबर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय कंक्लूसिव नहीं माने गए, क्योंकि ये माना गया कि ये भारत में अपनाए नहीं जाएंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बिना कांग्रेस को शामिल किए भारत का राजनीतिक भविष्य तय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ये एक्नॉलेज कर गए और भारत के दूसरे राजनीतिक दल और प्रिंसली स्टेट्स ये एक्नॉलेज कर गए कि बिना कांग्रेस के अब भारत का भविष्य तय नहीं हो सकता। तो कांग्रेस को इनडायरेक्टली एक लीडिंग पोजीशन यहाँ पर दे दी गई है और एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन खुद अंग्रेजों के द्वारा ही यहाँ मान लिया गया है। इसलिए परसुएड किया गया कांग्रेस को कि आप किसी भी तरह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होइए, तभी जा करके भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय राजनीति को लेकर के कोई भविष्य तय हो पाएगा, अदरवाइज ये तय नहीं हो पाएगा। तो ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हमें समझनी होंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के। अब शुरुआत करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में रिप्रेजेंट असल मायने में कौन कौन हुआ। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टोटल अंग्रेज़ों के द्वारा जिन्हें चुना गया, जिन्हें बुलाया गया, अनुमति दी गई, ऐसे टोटल 89 मेंबर थे। 73 मेंबर इंडियंस थे जो प्रिंसली स्टेट से गए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होकर के गए, और 16 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश तीनों पार्टी से थे, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर। तो कंजर्वेटिव, लिबरल, लेबर पार्टी के मेंबर 16 कंट्रीब्यूट हो गए और 73 मेंबर इंडियन चले गए, तो टोटल हो गए 89। उस तरह से अगर आप देखें तो 58 मेंबर जो गए हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के गए हैं, और 16 मेंबर जो गए हैं वो पहुंचे हैं वहाँ पर प्रिंसली स्टेट से होकर के, और बाकी के 16 मेंबर जो थे वो वहाँ की 3 पॉलिटिकल पार्टी के थे, लंदन के। जॉर्ज 5 जो कि उस समय वहाँ के क्राउन थे, यानी कि किंग थे,
जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद ब्रिटिश किंग यानी कि ब्रिटिश एम्पायर इसकी ओपनिंग कर रहा है, इसे इनॉग्रेट कर रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ही वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो रैमसे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में ब्रिटिश किंग की ओपनिंग इनॉग्रेशन से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1930 को। अब अल्टीमेटली इन सभी डेलीगेट्स में, इन सभी मेंबर्स में यदि कोई मिसिंग थे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स, वो इसमें शामिल नहीं थे। कारण आपको पता होना चाहिए कि ये पीक पीरियड था भारत में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, और इस समय लगातार अंग्रेजी सरकार के द्वारा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था और मास अरेस्ट का दौर चल रहा था। तो वो तो जेलों में डाले हुए थे, जितने भी प्रभावी नेता थे वो सब जेलों में थे इस समय। तो ऐसे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलते हुए से बीच में छोड़ करके नहीं जाया जा सकता था। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा अपनाया जा रहा आउटराइटली रिप्रेसिव मोड, जिसके तहत लोगों को जेलों में डाला गया है। तो ये नहीं हो सकता था कि वो इस मूवमेंट को यहाँ पर छोड़ करके चले जाएं। और तीसरा, कांग्रेस की जो मांगे हैं उसे नहीं मांग रहे थे अंग्रेज, तो वो किस आधार पर जाते? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जा ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए, ऐसा बहुत से वर्ग भारत के मानते थे। तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, इनको ऐसा लगता था कि किसी भी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को शामिल होना चाहिए। इसमें हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर भी थे। तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ये मान रहे थे, इनमें बहुत एंजाइटी थी, तड़की थी कि किसी तरह से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के बातचीत करके भारत के राजनीतिक भविष्य को तय किया जाए। इस सिचुएशन को इतने लंबे समय तक अनसर्टेन, अनिश्चित ना रहने दिया जाए। ऐसे में गांधी भी ये देख रहे थे कि बड़े स्तर पर भारत में मास अरेस्ट की जा रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लगे हुए कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। बड़े लेवल तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शायद उस लेवल पर सर्वाइव भी ना हो पाए, क्योंकि एक हल तो निकालना ही था। और गांधी खुद पहले, आपको पता होना चाहिए, इरविन को 11 सूत्री प्रोग्राम अपना दे चुके थे कि मैं ये मूवमेंट शुरू ही नहीं करता, आप मेरा 11 सूत्री प्रोग्राम मान लीजिए, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। मैंने वो 11 सूत्री प्रोग्राम आपको पढ़ करके बताया था। ऐसे में अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार दबाव बनाना, मास अरेस्ट करना, नए नए ऑर्डिनेंसेस पास करके कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को कर्ब करना, और लिबरल्स के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा लगातार कांग्रेस को ये मनाना कि आप एक तरह से बातचीत में आ जाइए अंग्रेज़ों के साथ, ताकि हम विषय को आगे बढ़ा पाएँ। कांग्रेस ने बोला कि ठीक है भाई, हम शामिल हो जाएंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की 2 बुनियादी मांगें थी। पहली मांग उनकी ये थी कि ब्रिटिशर्स ये अलाउ करें, इन 2 मांगों को अलाउ करें, फिर हम एंटर होते हैं, अलाउ करें कि इंडिया को एट विल, अपनी चॉइस से ब्रिटिश एम्पायर से सिसीड करने की अनुमति होगी, कि जब भी इंडिया चाहेगा इन फ्यूचर ब्रिटिश एम्पायर से खुद को अलग कर लेगा, सिसीड कर लेगा, एट विल सेसेशन कर लेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए सेंटर में। अंग्रेजों ने कहा ये नहीं हो सकता भाई कि एट विल आप सिसीड कर जाएं, इन फ्यूचर साल बाद आप सिसीड कर जाएंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में अभी इस्टेब्लिश हो, इस तरह के कोई हालात नहीं है। आपकी 2 शर्तें हम नहीं मान सकते, आपको आना नहीं आओ, आप अपना काम करते रहो, हम अपने लेवल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो कांग्रेस की उस समय की ये 2 बुनियादी सिद्धांत नहीं माने गए उस समय में, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बिना कांग्रेस को शामिल किए ही आगे बढ़ा दिया, और फिर शुरुआत होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सही मायने में कौन कौन से डेलीगेट पहुँचे ये अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो लिबरल्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया, तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदू महासभा को एम.आर. जयकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिश्चियंस को के.टी. पॉल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस को बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद आलित, आगा खान, ये मुस्लिम्स ग्रुप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से ये अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए। के.सी. मुंजे भी हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पहुँचे हैं। अभी याद आ जाएगा कि वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले ये कैंडिडेट 58 मेंबर्स ये तो पहुंच चुके हैं। लिबरल हो गए, मुस्लिम्स हो गए, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गई, क्रिश्चियंस हो गए, सिख संघों को रिप्रेजेंट करने के लिए संपूर्ण सिंह यहाँ पर पहुँचे थे। और आगे 16 मेंबर जो पहुँचे हैं वो अलवर, भोपाल, कश्मीर, ग्वालियर,
इस तरह की भिन्न भिन्न रियासतों को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो महाराजा या राजा, फिर उनके दीवान, ये लोग वहाँ पर पहुँचे। अब ये सारे वहाँ पर पहुँचे हैं और मीटिंग की शुरुआत हुई है। तो रैमसे मैकडोनल्ड ने ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर शुरू की है, ये 3 कंसेप्ट के बेसिस पर, 3 सिद्धांतों पर इसकी शुरुआत हुई कि क्या चाहता है ब्रिटानिया, इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद किस तरह से भारत को देख रहा है, और फिर ये लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। अब हम उसे समझते हैं। ये क्या प्रपोजल रखे हैं यहाँ पर रैमसे मैकडोनल्ड ने। पहला प्रपोजल तो यहाँ पर ये रखा गया है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी, जिसका कंसेप्ट साइमन कमीशन ने नहीं दिया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी सेंटर में, दिल्ली में, उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो फेडरल होगी। यानी कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल होगा, संघवाद होगा। तो एक फेडरेशन बनेगी इंडिया की, ऑल इंडिया फेडरेशन टाइप। और इस ऑल इंडिया फेडरेशन टाइप इस स्ट्रक्चर के अंदर उनका कहना था कि प्रिंसली स्टेट, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया दोनों फॉर्म, 2 तरह से भारत था ना उस समय। एक वो जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिश इंडिया, और एक वहाँ जहाँ पर रूलर थे तो प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों इसका हिस्सा होंगे इस सेंट्रल लेजिस्लेचर का। तो एक सेंटर होगा और होंगी प्रोविंसेस। तो फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ताकतवर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लगभग ऑटोनॉमस हैं। तो फिर दूसरा कंसेप्ट यहाँ से क्या निकल कर के आया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। सेंटर में ये जो गवर्नमेंट होगी ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, मतलब कि जो शक्तियाँ हैं, जो मंत्रालय हैं, वो पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये था। पहला कंसेप्ट था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल होगा, जिसके आधार पर सेंटर में जो लेजिस्लेचर होगी उसका कॉम्पोजिशन फेडरल होगा, मतलब प्रिंसली स्टेट्स प्लस ब्रिटिश इंडिया दोनों होंगे। फेडरल का मतलब दूसरा यह है कि सेंटर प्लस स्टेट में शक्तियाँ विभाजित होंगी और सेंटर स्टेट अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में फुली इंडिपेंडेंट होंगे, स्टेट सेंटर के अधीन नहीं होंगे। तो यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा जो नेहरू रिपोर्ट ने बोला था। नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया था, रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर को दिया था, और नेहरू रिपोर्ट ने वर्चुअली फेडरेशन का जिक्र नहीं किया था कहीं पर भी। नेहरू रिपोर्ट में ये नज़र आ रहा था कि स्टेट के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम वो बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना इसी के खिलाफ थे। वो ये कह रहे थे कि सेंटर वीक हो, उसके पास पावर लिमिटेड हो, फेडरेशन बने और स्टेट्स को ज़्यादा शक्तियाँ मिले, ऑटोनॉमस हों स्टेट्स। क्यों वो ऐसा कह रहे थे? क्योंकि उनका मानना यहाँ पर क्या था कि भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन जाएगा, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी, तो इसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि राज्य कमज़ोर होंगे, और अगर राज्य कमज़ोर होंगे तो फिर ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो इंडिया इज़ ए हिंदू मेजॉरिटी। ऐसे में सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगी उसमें ऑलवेज हिंदू मेजॉरिटी होगी, तो उसके बेसिस पे देश की सरकार बनेगी, तो देश की सरकार ऑलवेज हिंदू मेजॉरिटी होगी। और सेंटर स्ट्रांग रखा हुआ है, शक्तियाँ उसके पास अधिक हैं, और उन अधिक शक्तियों वाली सरकार मेजॉरली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। तो फिर तो देश यूनिटरी सिस्टम होगा तो देश पे तो दबदबा इनका चलेगा। लेकिन हमारी मेजॉरिटी अगर देखें, यानी कि मुसलमानों का मानना था, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना का, कि मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी है वो तो प्रोविंसेस में है, किसी किसी प्रोविंस में हम मेजॉरिटी में है, तो उस प्रोविंस की जो सरकार होगी वो नेचुरली मुस्लिम डोमिनेटेड होगी। बट ये लाभ तभी होगा अगर स्टेट ऑटोनॉमस होंगे। हम चाहे मुस्लिम डोमिनेटेड गवर्नमेंट बना भी दे राज्यों में, लेकिन राज्यों को अधिकार ही बहुत कम दिए हैं, और उस पर भी शक्तियाँ अधिक ज़्यादा केंद्र के पास हैं, वो ऑलवेज हिंदू डोमिनेटेड रहेगी। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई मुस्लिम लीग फेडरल सिस्टम क्यों मांग रही थी, और उसमें भी वो सेंटर वीक और स्टेट स्ट्रॉन्ग मांग रही थी, और उसमें भी वो स्टेट्स को रेजिडुअल पावर देने की बात कर रहे थे, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर उन्हें ये लगता था कि 5 ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम डोमिनेटेड कर देंगे। सिंध है, बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बंगाल और पंजाब। लेकिन अगर यूनिटरी सिस्टम होगा तो हमारा डोमिनेशन तो कहीं पर भी नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता था। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक तरह से नेहरू रिपोर्ट को दरकिनार कर रही है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को दरकिनार कर रही है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और रैमसे मैकडोनल्ड यहाँ पर किसके इंटरेस्ट को एक लेवल पर प्रोजेक्ट करते नजर आया हमें, दैट इज़ द मुस्लिम लीग की फेडरेशन बनाया जा रहा है। और यहाँ पर स्टेट जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्रोविंसेस भी स्ट्रॉन्ग होगी, सेंटर भी स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों अपने अपने स्फेयर में काम करेंगे, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात है।
और दूसरी बात, यहाँ पर अब साइमन कमीशन, यहाँ पर अब आप नेहरू रिपोर्ट की बात मानते नज़र आ रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इसका काम, इसका जिक्र जिन्ना ने भी किया था, इसका जिक्र नेहरू रिपोर्ट ने भी किया था, लेकिन साइमन कमीशन ने इसका जिक्र नहीं किया। तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक कंक्लूजन ये क्या निकली कि साइमन कमीशन वाली बात पे हम नहीं जाएंगे, सेंटर में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस में करके दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्योंकि लोग फिर पूछ सकते थे ना कि साइमन कमीशन से अलग फिर आपने क्या दिया, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का प्रपंच क्यों रचा। तो ये इसका आधार ये है कि फिर हम यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, हम एक डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं यहाँ पर आपको। लेकिन यहाँ पर अब जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा जा रहा है वो नहीं है। क्यों? तो तीसरे कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस में आ रहा है, वो क्या कि सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो देंगे लेकिन कुछ सेफगार्ड्स के साथ, यानी कि एक समय तक कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे कि जैसे डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, करेंसी है, फाइनेंसेस हैं, इकोनॉमी, इनको सेफगार्ड करने के पर्पज से गारंटी करे जाएगा, सेफगार्ड किया जाएगा टूवर्ड्स द गवर्नर जनरल। ये इश्यूज जो हैं दे आर सेफगार्डेड विद द गवर्नर जनरल, इसके ऊपर कंट्रोल गवर्नर जनरल का रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स विद द मिनिस्ट्रीज ट्रांसफ़र कर देंगे पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर को। इसको तब तक हम सेफगार्ड के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर रखेंगे अपने पास जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए इंडिया में। तो टिल द एंड ऑफ द ट्रांजिशनल पीरियड, ये ट्रांजिशन पीरियड है, तब तक हम इसे अपने पास रखेंगे। लेकिन नेशनलिस्ट यहाँ पर नाराज़ थे कि ये ट्रांजिशन पीरियड की अवधि कितनी है, ये कब तक होगा ट्रांजिशन पीरियड, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो ऐसे में आपने जो वेरी पर्पस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसे नल कर दिया गवर्नर जनरल के पास। ये प्रमुख मुद्दे रख करके, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, डिफेंस है, करेंसी है, फाइनेंसेस, इकोनॉमी, ये तो आपने उन्हीं के पास, रेवेन्यू फाइनेंसेस के अंदर आ जाता है, ये आपने उन्हीं के पास सेफ गार्ड के नाम पर रख लिए। फिर क्लैरिटी भी नहीं थी कि भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब तक चलेगा ये ट्रांजिशन पीरियड, तो अनएंडिंग चला दिया। लेकिन आपने शिगुफा छोड़ दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने जा रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं। इस तरह से ये 3 अवधारणाओं पर ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रामसे मैकडॉनल्ड ने चलाया। पहले कंसेप्ट पर फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर उस समय मौजूद सभी राजी थे, लिबरल भी राजी थे, प्रिंसली स्टेट्स भी अब इस बार राजी हो गए कि ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर चलेगा। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें जो हमारी इंटरनल सॉवरेनिटी है उसे हार्म ना किया जाए। तो हम इस फेडरेशन में हिस्सा लेंगे, सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगी उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव आके बैठेंगे, यानी कि हम नॉमिनेट करेंगे उन्हें। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक नतीजा ये भी था कि जो सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर बनेगी उसमें प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो चुनाव के माध्यम से प्रिंसली स्टेटों से कैंडिडेट चुन के नहीं आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स विल नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, है ना। राजा रजवाड़ा जो है अपने दीवान को, अपने मुनीम को, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स की भी मांग आपने सेटिस्फाई कर दी कि आप फेडरेशन में आइए लेकिन आपकी इंटरनल सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रिंसली स्टेटों के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, नहीं। तो इस शर्त पे प्रिंसली स्टेट्स तो आगे कहते हैं फेडरेशन वी कैन एक्सेप्ट। लिबरल्स ने, मुस्लिम लीग ने, सबने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल रही थी, वो एक्सेप्ट कर लिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर के पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा रहा पार्लियामेंटेरियनिज्म, जिसमें केंद्र में आप एक पार्लियामेंट सिस्टम देना जा रहे हैं, जिसमें आप अपर हाउस लोअर हाउस की बात करेंगे, जिसमें आप इलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करने जा रहे हैं। ये सारे मुद्दों के ऊपर रहा। लेकिन नेशनलिस्ट इस बात पर बिफरे हुए थे कि भाई ट्रांजिशनल पीरियड कितना रहेगा, और कांग्रेस तो इसमें शामिल ही नहीं थी उस लेवल पर। तो ये पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट रहा। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब आप एंटर हुए हैं तो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना प्रोग्राम से क्या ऑब्जर्व क्या हुआ है कि मुद्दे कुछ क्या हैं। मुद्दे हैं कि देश के स्तर पर फेडरल स्ट्रक्चर हो, मुद्दा ये है कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हो, मुद्दा ये है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में आए, मुद्दा डोमिनियन स्टेटस है, मुद्दा माइनॉरिटी इश्यूज़ हैं, मुद्दा फाइनेंसेस का सेंटर स्टेट में बंटवारा पैसा और पैसा कंट्रोल के किस में हो, मुद्दा है फेडरल जुडिशरी। तो फेडरल जुडिशरी, फ्रेंचाइज वोटिंग के राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फाइनेंसेस, फेडरल सिस्टम, प्रिंसली स्टेट का इश्यूज़, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स में, इन कुछ मुद्दों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। और उसे इस तरह से हर फैक्शन को एक लेवल पर कॉमन ग्राउंड पे लाने का प्रयास रामसे मैकडॉनल्ड ने किया, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव और कंसोलिडेटेड देते हुए, दिया कुछ भी नहीं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर क्या आ जाता है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
बहुत सारी बिटर चीज़ों में चला गया। वो किस तरह की बिटर चीज़ों में चला गया? यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को मान्यता दी, रामसे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को मान्यता दी। अब यहाँ पर हिंदू महासभा का ये सवाल था कि किस आधार पर पंजाब बंगाल में मुस्लिम लीग को इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वाया द वे ऑफ रिजर्वेशन। इनके पास ये राइट नहीं बनता, एंड दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स। ये तो नहीं पूरे भारत के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी एप्रीहेंशंस मुस्लिमों को मिल रहे बेनिफिट्स के खिलाफ थी हिंदू महासभा की। मुस्लिम्स जो हैं हिंदू महासभा के इस स्टैंड के अगेंस्ट थे और वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर खड़े थे कि भाई हमें जिन प्रोविंसेस में तो हम माइनॉरिटी में हैं वहाँ पर हमें बहुत ही भरपूर रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, हमारी नंबरिंग से कहीं ज़्यादा वेटेज दे दिया जाए, और जिन प्रोविंसेस में हम मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत चुनाव हो, हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। हिंदू महासभा इसके अपोज में थी। जब वो अपोज कर रहे थे तो मुस्लिम लीग उनको अपोज कर रहे थे। अगला कंसेप्ट यहाँ पर ओपोजिशन का, अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के मुद्दे को लेकर के पहुँचे थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं इंडिया की, जिन्हें सोशली इकोनॉमिकली अब तक एक्सप्लॉइट किया गया है, द वीकर सेक्शन जिन्हें आप द अनटचेबल्स या हरिजन भी कह देंगे, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो यहाँ पर ये अपने सेपरेट इलेक्टोरेट मुद्दे के साथ हिंदू महासभा इसके भी खिलाफ है। एम.आर. जयकर कह रहे हैं कि भाई आप किस बेसिस पर हिंदू समाज कैसे बढ़ सकता है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पर कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो ये सभी अपने मुद्दे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनल इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सोशल कम्युनिटी इश्यूज़ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अंग्रेज जम करके ये तमाशा देख रहे थे और उनका मानना ये था कि हमने डाइवर्सिफाइड ग्रुप से लोग बुलाए इसलिए थे कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये असर्टेन ना करें कि भाई इनकी राजनीतिक सोच क्या है, देश का भविष्य कैसे तय करना है, ये अच्छे से असर्टेन कर लें कि इंडियन पॉलिटिशियंस में भेद क्या है, ये किन ग्राउंड्स पे एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर इन्हीं ग्राउंड्स को हम और ज़्यादा प्रमोट करेंगे और साइमल्टेनियसली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो परसेप्शन ये क्रिएट कराएंगे कि देखिए हम कितने ईगर हैं इंडिया का पॉलिटिकल सोल्यूशन करने के लिए, इंडिया को एक राजनीतिक हल देने के लिए हमारी ईगरनेस का लेवल देखिए। लिटरली जॉर्ज पंचम इनागोरेट कर रहे हैं, रामसे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री उसे प्रिसाइड कर रहे हैं, और हम तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं 12 नवंबर से 19 जनवरी तक। लेकिन आपको अब प्रमाणित हो गया कि आप लायक ही नहीं है इस तरह की मीटिंग और डेलिब्रेशन डिस्कशन करने के लिए। भारतीयों को ये दिख गया, प्रेस में छापो ज़्यादा लगातार। 19 जनवरी को हम ये ख़त्म ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग डेलीगेट्स हल ही नहीं निकाल पाए कि उनके कम्युनल इश्यूज़ कैसे सॉल्व हों। तो कम्युनल ग्राउंड्स पर इन चीज़ों पर ये आपस में भिड़ रहे हैं। दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि अभी ये कंट्री को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लें। इसलिए तो हम अंग्रेज वहाँ पर हैं आपके हितों की रक्षा करने की खातिर। तो ये परसेप्शन एक तरफ बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, दूसरी तरफ ये परसेप्शन भी बिल्डअप करना चाहते थे कि हम डेमोक्रेसी देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। तीसरी तरफ हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के अब नए भेद कौन से इन्हें अच्छे से पता लगा लेना चाहते थे और आगे जा कर के इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, हवा देना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये काम कर रहे थे। लेकिन ये तो प्रमाणित हो गया अंग्रेज़ों को कि भारत के भविष्य को लेकर के हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, और सही मायने में हमने ये कहा था कि ये इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित है कि ये मीटिंग्स कैरियरिस्टों की है, ये मीटिंग कम्युनलिस्टों की है, ये मीटिंग अपॉर्चुनिस्टों की है, ये मीटिंग एक तरह से लैंडलॉर्ड्स की है, इंडस्ट्रियलिस्टों की है, ज़मींदारों की है। हर वो शख्स जो किसी न किसी तरह से ब्रिटिश सरकार के क्लोज होना चाहता है, लॉयल होना चाहता है, बेनिफिट चाहता है। लेकिन ये मीटिंग इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वालों को नहीं है, ये जनरल अप्रोच को रिप्रेजेंट नहीं करते, जनरल रिक्वायरमेंट को, भारतीयों की आवश्यकताओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे में इस मीटिंग में लिए गए निर्णय भारत में स्वीकार भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है। तो फिर कोई लाभ नहीं है इस तरह के निर्णय लेने का जिसकी स्वीकृति ही भारतीयों में नहीं होगी। ये तो समय व्यर्थ करना है। भारतीयों में यदि निर्णय स्वीकार कराना है, कांग्रेस को शामिल करना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुनियाद ही ये रह गई कि किस तरह से कांग्रेस को इसमें शामिल कराया जाए, और इसको लेकर के अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए अब क्या माहौल बना फाइनली, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिस्टम चेंज हो जाएगा। 19 जनवरी 1931 को ये ख़त्म हो गई, और अब केंद्र सारा इस बात पर टिका है कि कैसे कांग्रेस को इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो क्या होगा, भारत में लगातार आउटराइट रिप्रेशन चल रहे हैं अंग्रेज़ों के, जिसके तहत कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता जेलों के अंदर, ज़मीनें कॉन्फिस्केट कर ली जा रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के उद्योग धंधे नुकसान में चल रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से,
किसानों की ज़मीनों को हथियाने की वजह से किसान कमज़ोर चल रहे हैं। अंग्रेज़ों के लगातार नए नए कानून नियम जिसके तहत वो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को कर्ब कर रही है। पूरा कंट्री ऐसा लगने लगा जैसे लॉ जो बने थे उनके अलावा उनकी बजाय ऑर्डिनेंसेस के दम पे चलने लगी है। और लिबरल्स जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे वो जोश में थे, वो वापस आए और उनका कांग्रेस को कहना था, गांधी जी को कहना था कि ये तो बहुत बड़ी विजय हुई है वहाँ पे। आप जाते तो आपको पता लगता क्या जीत के आए आज हम। मतलब अंग्रेजी जॉर्ज पंचम वहाँ के राजे ने उद्घाटन किया। रैमसे मैकडोनल्ड मतलब गवर्नर जनरल नहीं, प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं मीटिंग में आकर के, हम वहाँ जा रहे हैं भाई, राजा महाराजा दीवान सभी एक साथ हम बैठे हैं, इक्वल ग्राउंड पे हमारे साथ डिस्कशन हुआ है अंग्रेज़ों के द्वारा। ये तो बहुत बड़ी विजय है। बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर। उन्होंने बात की कि एक फेडरल इंडिया बनेगा, प्रिंसली स्टेट भी शामिल होंगे, एक लेजिस्लेचर बनेगी, फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, सारे अधिकार मिलेंगे आपको। ये एक विजय है। अगर कांग्रेस कहीं मिल जाए तो इसे और हम और मजबूत कर सकते हैं। अंग्रेज़ों से हम बहुत बहुत कुछ ले सकते हैं, कंसोलिडेट कर देंगे। लगातार इनके द्वारा गांधी जी को मनाए जाने के प्रयास देखो। तेज बहादुर सप्रू हैं, लिबरल ये जो मेंबर हैं, इनकी बात तो गांधी सुनते थे। M.R. जयकर भी हैं हिंदू महासभा के, वो भी कह रहे हैं आइए एक बार शामिल हो जाइए सेकंड कॉन्फ्रेंस में, इसे यकीनी बना दीजिए, इसे सही बना दीजिए, देश के हितों में बना दीजिए। गांधी जी देख भी रहे थे कि भारत में माहौल क्या चल रहा है। तो एक तरफ उनके ऊपर अंग्रेजी सत्ता के द्वारा चलाया जा रहा दमन चक्र था, जिससे किसान परेशान था, जो फ्रीडम फाइटर हैं वो परेशान थे। दूसरी तरफ गांधी जी को ये नज़र भी आ रहा था कि ज़्यादा लंबे समय तक इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी वर्ग समर्थन नहीं दे पाएंगे मूवमेंट को। तीसरी तरफ गांधी जी को ये दिख भी रहा था कि भाई ये जो लिबरल्स वापस आए हैं ये पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं। चौथा, गांधी ये देख रहे थे कि इस समय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई इंडिया में। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, पीजेंट यूनियन मूवमेंट के माध्यम से कम्युनिस्ट, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट की कमांड पर देश में काम कर रही है। कहीं इंडिया में इस रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की वजह से एक एनार्की ना आ जाए, एक अराजकता ना आ जाए। गांधी जी ये एनार्की नहीं चाहते थे। ऐसे में गांधी जी ने यहाँ पर यह तय किया कि ठीक है, बात की जाएगी अंग्रेजी सरकार के तहत। और इसमें अंग्रेजी सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि कांग्रेस के और अदर पार्टी के जितने भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उनको बिना शर्त छोड़ दिया, अनकंडीशनली छोड़ दिया कि ये सब सीधे जाए मोतीलाल नेहरू के घर पे, और मोतीलाल नेहरू के घर पे इनकी मीटिंग हो, और मीटिंग करके फिर फाइनली ये गांधी जी को मनाएं कि कांग्रेस शामिल हो जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इन्हीं सभी ग्राउंड्स के तहत कांग्रेस ने खुद 3 हफ्ते ले लिए गांधी जी ने सारे विचार विमर्श करने में। ये सारा समय लेने के बाद फाइनली गांधी और इरविन, उस समय के गवर्नर जनरल के बीच में मीटिंग होगी, ये तय हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931 को ये हुआ। फरवरी मिड से इसकी शुरुआत हुई, अराउंड 17 ऑफ फरवरी। 14 दिन का समय लेकर के ये कल्मिनेट हुआ है 5 मार्च 1931 को। और इस गांधी इरविन पैक्ट को आप ट्रूस भी कहते हैं, प्रोविजनल अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसने लंबी चली आ रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में एक पड़ाव खड़ा कर दिया, ब्रेक पीरियड का। इसके तहत अब ये जो मीटिंग हुई है गांधी और इरविन के बीच में, इसमें अंग्रेज़ों ने क्या दिया? अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ेंगे, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है, जिनसे भी किसी तरह से जो हर्जाने लिए हैं वापस करेंगे, जिनका भी मूवमेंट के दौरान नुकसान हो गया हमारे हाथों, उनको हम इंडेमनिटी देंगे, हर्जाना भरेंगे। जितने भी कानून हमने पास किए हैं इस मूवमेंट को दबाने को लेकर के, वो कानून हम रिवोक कर देंगे। इस तरह की सभी मूवमेंट और सभी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करेंगे, आप हमारी बात को यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए। तो कांग्रेस ने यहाँ पर फिर उनसे कहा कि भाई ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर ये कांग्रेस को स्वीकार कराया गया। कांग्रेस से ये बात मनवाई गई कि आप किसी भी तरह की इंटरनल इंक्वायरी करने को नहीं करेंगे अंग्रेज़ सरकार को, कि जो भी हमने मूवमेंट के दौरान पॉलिटिकल कैंपेनर्स के ऊपर एक्सेस एक्ट किए हैं, एक्सेसिवली गए ना, ये बहुत अंग्रेज एक्सेस चले गए, उस एक्सेसेस के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए आप हमें नहीं कहेंगे। कांग्रेस ने इसे माना। अंग्रेज़ों ने ये माना कि हाँ, हम आपको एक रेगुलेटेड मैनर में विदेशी कपड़ों की दुकानों के बाहर धरना देने की अनुमति देते रहेंगे, पिकेटिंग करना, लेकिन बहुत रेगुलेटेड, लेकिन आप ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसकी वादा कीजिए। तो भारतीयों ने ये माना कि नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम एक लिमिटेड टेरिटरी के अंदर, समुद्र से लिमिटेड टेरिटरी के तहत नमक कलेक्ट करने की, बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि हम सॉल्ट एक्ट को एबोलिश नहीं करेंगे। कांग्रेस ने इसे माना कि ठीक है, मत करिए। और दूसरा, कांग्रेस से ये मनवाया कि भाई आप
इस वक्त जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चीज़ें मान ली गई हैं उसी को बेंचमार्क बना करके फर्दर आगे की डेलिब्रेशंस करेंगे, निर्णय आगे तय होंगे। यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पर चूक गई कि उसने ये मान लिया कि जिस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल तक नहीं थी, उस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों में सिक्योरिटी हुई है उसी बातों को आधार बना करके आगे की रणनीति और आगे की डेलिब्रेशंस होंगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बेस ही गलत हो गया तो आगे डिस्कशन डेलिब्रेशंस क्या होंगी, वो तो गलत ही हो जाएंगी। इसके तहत चूक ये रह गई कि गांधी जी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की मौत की सज़ा को माफ़ नहीं करा पाए। अब बहुत से लोगों ने गांधी जी का क्रिटिसिज्म भी किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे पॉलिटिकल फेलियर कह करके बुलाया, सुभाष चंद्र बोस ने इसे कांग्रेस का और गांधी का डिफेक्ट कह करके भी बुलाया। इस तरह से गांधी जो कि जनवरी तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर के खड़े थे, गांधी इरविन पैक्ट के दौरान अपने उसी स्टैंड से हिले हैं और अंग्रेजी शर्तों के आधार पर आगे बढ़े हैं। अंग्रेजी शर्तें यहाँ पर मेनली मानती नजर आई हैं। तो बहुत बड़ा फैक्शन गांधी जी के खिलाफ भी था इस मौके पे। ये मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अच्छे से करा चुका हूँ, इतिहास के माध्यम से, पॉलिटी के माध्यम से। मेन क्लॉज यहाँ पर ये बन रहा है कि आप आगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के प्रोग्रेस में बढ़ेंगे तो उसमें अब आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातों को बेसिस बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक वर्ग गांधी जी के फेवर में भी था, वो ये कह रहा था कि भाई गांधी जी के साथ 1-on-1 वाइसरॉय ने बातचीत की, इक्वल फुटिंग पे बात हुई है, बड़ी बात है। फिर जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़े गए थे उन्होंने विलेज लेवल पर जाकर के एक रेवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर ये बनाया कि देखिए गांधी अगर कोई कैंपेन करते हैं तो स्टैंड भी लेते हैं, हमें उन्होंने छुड़वाया भी है। तो गांधी जी की बात मानी गई है सत्ता के द्वारा। ये सारी चीज़ें हुई हैं। फाइनली गांधी माने हैं कि मैं जाऊंगा ब्रिटेन, लंदन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की जाएगी। कांग्रेस ने गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अपना सोल रिप्रेजेंटेटिव चुना। तो ये बात तो प्रमाणित थी कि चाहे गांधी इरविन पैक्ट करें, चाहे गांधी कोई निर्णय ले लें, गांधी एक सोल रिप्रेजेंटेटिव और गांधी एक पॉपुलर फिगर उस समय में देश में एग्जिस्ट कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस दौरान जब ये सब हो रहा है उसी दौरान आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ब्रिटेन में सरकार बदल जाएगी। ब्रिटेन में जहाँ पर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसे प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड हेड कर रहे थे, इसके बाद से प्राइम मिनिस्टर तो रामसे मैकडोनल्ड ही रहेंगे लेकिन लेबर पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। लेबर पार्टी यानी कि लेबर के कैबिनेट मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे और ब्रिटेन में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनेगी। ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट में कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर तीनों पार्टी के मेंबर होंगे, लेकिन डोमिनेंस जो रहेगा वो कंजर्वेटिव्स का रहेगा। अब कैबिनेट में जो डोमिनेंस है वो कंजर्वेटिव लोगों का है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी रामसे मैकडोनल्ड ही हैं। लेकिन अब वो लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन की तीनों पार्टियां शामिल हैं। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें तीनों पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में चीज़ें बदल जाएंगी। भारत में लॉर्ड इरविन को रिप्लेस कर देंगे विलिंगडन। विलिंगडन एक कंजर्वेटिव गवर्नर जनरल हैं। सेकेंड, जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया हैं अब वो अपॉइंट हो जाएंगे सैमुअल होर, HOARA, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव हैं। इनका गांधी जी को क्लियर कट स्टेटमेंट था कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस अभी इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला सकें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चला सकें। तो यानी कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के पास पावर आ जाना ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया। गांधी ने अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ही था, उसके पहले ही माहौल ये बन गया कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव्स कंट्रोल हो गए, स्ट्रांग हो गए। ऑलरेडी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कंसेप्ट स्ट्रांग था कि कभी भी कैपिटलिस्ट ब्रिटेन, इंपीरियलिस्ट ब्रिटेन इंडियन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नीड्स को सर्व नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी अपने इकोनॉमिक लॉसेस